जय हिंद दोस्तों, जीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक अगली टॉपिक का। तो ज्योग्राफी में हम जिक्र कर रहे थे भारतीय भू-आकृति के बारे में। तो भारतीय भू-आकृति को हमने पिछली कई कक्षाओं में जिक्र करके उसे हमने समाप्त किया। अब हम उसके बाद एक अगली टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं भारत का अपवाह तंत्र के बारे में। तो यहाँ पे हम आइए चर्चा करते हैं भारत का अपवाह तंत्र के बारे में। तो यहाँ पे भारत का अपवाह तंत्र है क्या? यहाँ पे हम यह डिस्कस करें कि अपवाह होता क्या है, उसका तंत्र क्या होता है। तो यहाँ पे यह बात का एक आप ध्यान दीजिए कि जो अपवाह होता है भारत की नदियाँ एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा जो एक जल होता है, जो जलों को ये क्या करती हैं कि ये अपने उद्गम क्षेत्र से ले जा करके किसी सागर या किसी महासागर में या अपने जल को निक्षेपित करती हैं। तो वहाँ पे वह उस नदी का मुहाना माना जाता है कि इस नदी का यहाँ पे मुहाना माना जाता है। उसमें जो मुख्य नदी होती है उसकी कई सहायक नदियाँ होती हैं। वह उन सहायक नदियों से मिल करके एक मुख्य नदी का निर्माण होता है। तो सहायक नदियाँ जब मुख्य नदी से मिलती हैं तो वहाँ पे संगम बोला जाता है। तो उस नदी का सहायक नदियों का संगम बोला जाता है। तो यहाँ पे यह अपवाह तंत्र का यहाँ पे प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे ये देखते हैं कि अपवाह तंत्र है क्या। तो आइए यहाँ पे हम अपवाह तंत्र के बारे में देखते हैं। यहाँ पे अपवाह तंत्र होता है नदियों के कुछ जलधाराओं, जैसे कुछ जलधाराएँ होती वह एक निश्चित जलमार्ग के माध्यम से वह यहाँ पे एक निश्चित जलमार्ग या जलमार्ग कहेंगे या वाहिकाएँ कहेंगे। तो वह क्या करती हैं पतले-पतले स्रोतों के माध्यम से वह निकल कर के एक जलधारा जिसे हम कहते हैं जलधारा रूपी जब बहती हैं उसके माध्यम से बह कर के वह अपवाह जब बहती हैं तो उन्हीं को अपवाह कहते हैं। तो जब नदियाँ क्या करती हैं कि यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे जब वर्षा होती है या अन्य भी स्रोतों के माध्यम से जब यहाँ पे ऐसे स्रोत है ऐसा इन स्रोतों से जब ये जल वाहिकाएँ हैं इसे क्या कहेंगे? वाहिकाएँ कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? वाहिकाएँ। आप लोग यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि यह सब क्या है? वाहिकाएँ हैं और यहाँ पे यह क्या है? जल स्रोत हैं। तो यह जब छोटे-छोटे जल स्रोत मिल करके यहाँ पे जो वाहिकाएँ अर्थात जल मार्ग, तो यह क्या हैं? यह यहाँ से इस चित्र के माध्यम से देखिए यह मुख्य रूप नदी में मिलने के कारण इसे मुख्य नदी यहाँ से कहा जाएगा। तो मिलने के कारण इसे जल मार्ग भी कहते हैं। क्या? जल मार्ग कहते हैं और या वाहिकाएँ कहते हैं। तो इन वाहिकाओं से मिल कर के अर्थात ये जलमार्गों के माध्यम से जब एक बड़े जलाशय रूपी बहाव का निर्माण होता है तो हम उसे अपवाह कहते हैं। और जब उसी जंजाल को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसी की मात्रा अधिक हो जाती है, इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, तब इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ से मुख्य नदी से संपर्क हो जाती है, तब हम इस पूरे तंत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। यहाँ पे यह पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब छोटी-छोटी जलवाहिकाओं से या जल मार्गों के माध्यम से एक बड़े जलवाहक का निर्माण होता है अर्थात एक बड़े जलधारा का निर्माण होता है, तब हम उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। जब तक यह छोटी-छोटी यहाँ पे मिल कर के जल मार्गों से मिल कर के या वाहिकाओं से मिल कर के निर्माण होता है, तो हम उसे अपवाह कहते हैं। जब इन सभी का तंत्र का मिला कर के हम जिक्र करते हैं, ये जाल को एक तरीके से यह जाल रूपी हो गई, तब हम इसे अपवाह तंत्र कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी देख लीजिएगा, एक वर्ड यहाँ पे दिया रहता है भूगोल में बेसिन। अब जो ये पूरा एरिया है, इस एरिया की यह नदी मान लीजिए दूसरे क्षेत्र में प्रवाहित कर गई। इस पूरे तंत्र को जो है यहाँ पे अपवाह तंत्र को हम इसे इंग्लिश में बेसिन नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? बेसिन नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बेसिन का यहाँ पे जिक्र करें तो बेसिन का जैसे जिक्र हुआ सॉरी, बेसिन का जिक्र जो होता है यहाँ पे बीच का जो भाग होता है वह इन अन्य भागों की अपेक्षा इसका तल नीचे होता है। चारों तरफ से पानी यहाँ पे एकत्रित होता है और एकत्रित होकर के एक जलवाहिका का निर्माण होता है।
तो इस पूरे एरिए को हम क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। और इस जलीय भाग को हम इसे अपवाह कहते हैं। अब किसका अपवाह? तो यहाँ पे अपवाह होता है नदियों का अपवाह। तो हम यहाँ पे इसका बेसिक पॉइंट समझने का प्रयास करें कि अपवाह होता क्या है। अब हम यहाँ पे देखिए कुछ माध्यम से लिख, यहाँ पे हो गया यह अपवाह तंत्र सॉरी। तो यहाँ पे यह क्या हो गया? अपवाह तंत्र हो गया। यह क्या होगा? अपवाह तंत्र हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे। अब यहाँ पे हम ध्यान दीजिए कि जब मुख्य नदी, यह मुख्य नदी हो गई और यह सहायक नदी हो गई। यहाँ पे देखिए यह क्या हो गई? सहायक नदियाँ हो गई, सहायक नदी हो गई, और यह जो हो गई यह मुख्य नदी हो गई। एक बात चित्र के माध्यम से आप समझिएगा, यहाँ पे यह सहायक नदी हो गई और यह मुख्य नदी हो गई। अब इन सहायक नदियों और मुख्य नदियों का एकत्रित तंत्र जब होता, यह भाग जब आगे की तरफ प्रवाहित होता है, जब यह भाग एकत्रित होता है तो इसे एकत्रित तंत्र को इसे कहा जाता है। क्या है? इस अपवाह तंत्र का जब यह भाग आगे की तरफ प्रवाहित होता है नदियों के माध्यम से, तो यह एक एकीकृत तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अपवाह तंत्र को एकीकृत तंत्र के बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे इन सबको हम क्या कहते हैं? एकीकृत तंत्र। यहाँ पे क्या है? एकीकृत तंत्र का निर्माण करते हैं। कैसे? सहायक नदियों और मुख्य नदियों का पूरा जो एक जल समूह होता है उसे हम एकीकृत तंत्र के नाम से भी जानते हैं। जब एकीकृत तंत्र होता क्या है? अब यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान दीजिए, जब सहायक नदियाँ यहाँ पे जलवाहिकें, जलमार्ग जब यहाँ पे एकत्रित होकर के मुख्य नदी का निर्माण करती हैं, तो इन सभी भाग को यहाँ तक जब मुख्य नदी का निर्माण हो रहा है, देखिए यहाँ तक, तो हम इसे अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। एक जाल बन रहा है किसका? सहायक नदियों का, छोटी छोटी जल मार्ग या वाहिकाओं का। तो इन सभी के एकीकृत तंत्र भागी, इसको भाग जो होता है एकीकृत तंत्र का, मुख्य नदी का और सहायक नदी का। मुख्य नदी कब हुई? जब सारी छोटी छोटी जलवाहिकाएं मिल करके एक मुख्य नदी का निर्माण की हैं। उसको सभी भाग को अर्थात सहायक नदी और मुख्य नदी के भाग को हम क्या कहेंगे? एकीकृत तंत्र कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है? एकीकृत तंत्र का क्या काम है? एकीकृत तंत्र जो होता है यही जो है दिशा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? यही दिशा का निर्माण करता है, दिशा का निर्माण करता है। अब किसकी दिशा का निर्माण करता है? यह नदी की दिशा का निर्माण करता है। अब यह कहेंगे कि दिशा का निर्धारण कैसे होता है? तो दिशा का जो निर्धारण होता है वह देखिए कई कारकों पे निर्भर करता है। पहला जो कारक है वह भू-आकृति के आधार पर निर्भर करता है, ढाल की प्रवणता के आधार पर निर्भर करता है, और यहाँ पे ये देखा जाता है कि इन जलवाहिकाओं में कितनी जल की मात्रा है। जल की मात्रा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम इसकी दिशा किस तरफ, हम इसे बहाव की तरफ लेके जाएं। तो यहाँ पे इसकी बहाव की अवधि, यहाँ पे यह देखा भी जाता है कि इसकी काल है कितना है। काल मतलब यह कहें कि यह कब से बहाव इसका एक दिशा की तरफ है। तो यहाँ पे बहाव के ऊपर भी डिपेंड करता है, और यहाँ पे जो कारक है वो वेग के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसका दिशा का निर्धारण किसके किसके कारक हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिशा का जो निर्धारण है वह किस पे निर्धारित है? वेग पे भी आधारित है यहाँ पे, और क्या है? संरचना पे आधारित है। संरचना का यहाँ पे यदि हम जिक्र करें, भू आकृति, भू आकृति जिक्र करें कि यह वहाँ की भू जमीन जो है अर्थात धरातल, उसकी बनावट कैसी है। यहाँ पे बनावट, अगर इस तरफ का भाग जो है जहाँ से इसका जलवाहिकाओं का उद्गम हुआ है, अगर वहाँ का धरातल इन वाहिकाओं की अपेक्षा अर्थात इस मुख्य नदी की अपेक्षा अगर यह धरातल ऊंचा है तो यह उच्च से निम्न की तरफ जल प्रवाहित होगी। तो यह भी उसके भू-आकृति पे भी निर्भर करता है, और यहाँ पे चट्टान और संरचना पे भी निर्भर करता है।
अब यह बात कहेंगे कि चट्टान के ऊपर क्या है, और या इस चट्टान के ऊपर यहाँ पे क्या डिपेंड है। तो इसकी दिशा का जो निर्धारण होता है वह चट्टान के ऊपर भी निर्भर करता है। किसके ऊपर? चट्टान के ऊपर। अब आप यह मन में विचार आ रहा होगा कि चट्टान का यहाँ पे क्या रोल है। तो चट्टान का यहाँ पे यह जिक्र है कि वह चट्टान कितनी मजबूत परत दर परत बनी हुई है। अगर वह मजबूत होगी तो वह नदी की जो जलधारा है उसको अपने तरफ ना आकर के किसी और की दिशा की तरफ उसे दिशा प्रदान करेगी। अगर उसकी बनावट में अगर मृदुलता है, अर्थात वह नर्म है, जैसे अगर वह खुरदरा टाइप से बनी हुई है, चट्टान यूँ कहें कि उसे जलधारा काट सकती है, तो उसमें एक लंबा सा गार्ज बना करके वह बीचों बीच से दिशा से प्रवाहित होती है। तो इस पे यहाँ पे चट्टान का भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ चट्टानों को काट करके प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पे दिशा निर्धारण में वेग है, संरचना है, चट्टान है, यहाँ पे यह है। और यहाँ पे दूसरा जो है, यहाँ पे एक और भी है इसका ढाल प्रवणता। यहाँ पे क्या है? ढाल प्रवणता के बारे में, ढाल प्रवणता के बारे में यहाँ पे अब यहाँ पे जिक्र हो रहा है ढाल प्रवणता के बारे में। जैसा कि जब हम पढ़ा रहे थे भारत की भूआकृति के बारे में, तब हम ढाल प्रवणता के बारे में बताए थे कि भारत का जो पश्चिमी भाग है वह पूर्वी भाग के अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पूर्वी घाट जो है वह पश्चिमी घाट की अपेक्षा उसका धरातल निम्न है, अर्थात नीचे है, उसकी ऊंचाई कम है। किसकी? पूर्व की। इसी कारण तो पश्चिमी घाट की नदियाँ पूर्व की दिशा की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पे ढाल प्रवणता भी दिशा निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो यहाँ पे यह पॉइंट कई बार एग्जाम में फैक्ट टू फैक्ट पूछता रहता है कि किसी भी नदी या जलवायु की दिशा निर्धारण में कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं। तो इसमें हम यहाँ पे वेग को भी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। संरचना जो यहाँ पे है उसमें आप लिख करके भूआकृतिक भी जिक्र कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? भूआकृतिक भी जिक्र कर सकते हैं। और इसका क्या है? चट्टान भी है, ढाल प्रवणता भी इसका जिक्र कर सकते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और भी इसकी दिशा निर्धारण में महत्वपूर्ण है, वह है स्थलाकृति। यहाँ पे स्थलाकृति से मतलब है कि वहाँ की जो धरातल है उसकी बनावट कैसी है। वहाँ पे बनावट के आधार पर हम यदि देखें तो जब हिमालयी नदियाँ निकलती हैं तो वह उत्तर के विशाल मैदान से प्रवाहित होते हुए बहती हैं। तो यहाँ पे स्थलाकृति का जो निर्माण का जिक्र करें तो जब हिमालय की नदियाँ वहाँ से निकलती हैं तो यह ज़्यादातर नदियाँ हिमालयी वह बंगाल की खाड़ी में अपना जल को निक्षेपित करते हैं, अर्थात अपना जल का संगम बनाती हैं। तो यहाँ पे यह भी जिक्र करता है कि यहाँ पे यह पॉइंट आप ध्यान दीजिए कि स्थलाकृति भी दिशा में निर्धारण करती है, और यहाँ पे वेग भी निर्धारण करता है, संरचना या भूआकृतिक भी निर्धारण करता है, चट्टान भी निर्धारण करता है, और यहाँ पे ढाल प्रवणता भी निर्धारण करता है। तो हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे यह है कि भूगोल एक माइंड मैप की तरह से आप लोग समझिए। अगर माइंड मैप की तरह से आप समझेंगे तो यह जो है एक काल तक जो है यहाँ पे आपके दिमाग में छप जाएगा। उस तरह से यदि आप रटने का इसे प्रयास करेंगे तो यह अनंत यहाँ पे फैक्ट हैं, आप कितना रटेंगे वो भूल जाएगा। तो यहाँ पे हम मैप के माध्यम से इमेजिन करेंगे, इसे हम यहाँ पे देखेंगे, हम जैसा कि चित्र बनाए हैं ये एक दूसरे से लिंक करके, तो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा और बना भी रहेगा। तो यह यहाँ पे इसकी दिशा का निर्धारण हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, इन सारे अपवाहित क्षेत्र को, अब यहाँ पे बार बार हम अपवाहित का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन सारे अपवाहित क्षेत्र को आप लोग कई बार पढ़े होंगे लेकिन समझ में नहीं आया होगा। इन सभी अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या है? अपवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन सभी अपवाहित क्षेत्र को, ये जो पूरी एरिया है, जो जितने भी जलों से अपवाहित दलदली क्षेत्र है, अर्थात इसकी सहायक नदी
मुख्य नदी और यहाँ पे उसकी दिशा, यह सभी भाग को यहाँ पे अपवाह द्रोणी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे यह हो गया अपवाह द्रोणी। अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी है, यहाँ पे याद करिएगा आप लोग, बड़ी नदियों के जल ग्रहण जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे अब देखिए द्रोणी का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे द्रोणी जो है, जो बड़ी नदियों का क्षेत्र है, बड़ी नदियों का, यहाँ पे याद रखिएगा, बड़ी नदी, फैक्ट टू फैक्ट यहाँ पे हम एक दूसरे से लिंक करने का प्रयास करें। तो जो बड़ी नदियों की द्रोणी होगी उसे नदी द्रोणी कहेंगे। बड़ी नदियों की द्रोणी को नदी द्रोणी के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे क्या है, बड़ी नदियों के द्रोणी से इसे नदी द्रोणी के नाम से जाना जाएगा। जो छोटी नदियों या नालों से मिलकर के अपवाहित क्षेत्र है, जो बड़ी नदियों से अपवाहित क्षेत्र होगा, यह क्या है, अपवाहित क्षेत्र। यह क्या है, अपवाहित क्षेत्र जो होगा, यह इससे क्या होगा, नदी द्रोणी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, नदी द्रोणी। अब यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि जब छोटी नदी एवं नालों, छोटी नदी एवं नालों, इससे अपवाहित क्षेत्र जो होगा, इसे हम क्या कहेंगे, जब यहाँ पे छोटी नदी या नालों से अपवाहित जो क्षेत्र होगा उसे हम क्या कहेंगे, जल संभर कहेंगे। क्या कहेंगे, जल संभर के नाम से जाना जाएगा। तो हम इस दोनों क्षेत्र को, जो छोटी नदियों या नालों के जो क्षेत्र होगा उसे जल संभर के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से, जल संभर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे जो बड़ी नदियों का अपवाहित क्षेत्र है उसे नदी द्रोणी के नाम से जाना जाएगा। जो यहाँ पे छोटी नदियों या नालों के जो अपवाहित क्षेत्र हैं उसे जल संभर के नाम से जाना जाएगा। तो यह यहाँ पे पॉइंट आप लोग याद रखिए। यह इसका यहाँ पे एक तरीके से मैपिंग के माध्यम से हम यहाँ पे डिराइव करने का क्षेत्र जिक्र किए हैं। अब यहाँ पे एक हम इम्पोर्टेंट पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं, नदियों के अपवाह प्रतिरूप, उनका चित्रण हमने पहले से चित्रण बना दिया है। यहाँ पे बनाने के जिक्र, यहाँ पे टाइम बचेगा भी और हमने बना दिया। अब यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका जो प्रतिरूप कैसे बनेगा, अपवाहों का, जो भारत की नदियों का अपवाह है उसका प्रतिरूप, उसकी छाया, उसका होल मैप कैसे बनता है। तो यहाँ पे यह पॉइंट हम मिटा रहे हैं। आप लोग यह पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे वीडियो को 1 से 2 बार अगर रिवाइज करके आप लोग देखेंगे, समझेंगे, तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसे। अब हम यहाँ पे जिक्र करने वाले नदियों के जो है अपवाहित क्षेत्र का प्रतिरूप के बारे में। अब यहाँ पे प्रतिरूप का हम जिक्र करेंगे तो इसमें बहुत सी आकृतियों का निर्माण होता है। क्या है, इसमें बहुत सी आकृतियों का निर्माण होता है। तो आइए हम उन आकृतियों के बारे में जिक्र करते हैं कि वह कौन कौन सी आकृतियाँ हैं जिनसे अपवाहित क्षेत्रों में आकृतियों का बनती हैं, जिन्हें हम प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ लगभग यहाँ पे प्रतिरूपों के बारे में जिक्र किया है। तो यहाँ पे प्रतिरूप के बारे में जिक्र करते हैं। यह अरी है, यहाँ पे अपवाहित क्षेत्र का प्रतिरूप के बारे में जिक्र करते हैं। तो प्रतिरूप क्या है, नदियों के अपवाह के प्रतिरूप। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि यह किससे संबंधित है, नदियों के अपवाह, नदियों के अपवाह के प्रतिरूप, नदियों के अपवाह की प्रतिरूप। आइए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इसका प्रतिरूप है क्या। तो यहाँ पे हम पहला जो डिस्कस करते हैं वो वृक्षाकार प्रतिरूप। क्या है, पहला जो है वह है वृक्षाकार प्रतिरूप है। इसे क्या है, वृक्षाकार, नदियों के अपवाह के प्रतिरूप में पहला जिक्र करेंगे वृक्षाकार प्रतिरूप। तो यहाँ पे वृक्षाकार प्रतिरूप को एक और नाम से जानते हैं जिसे द्रुमाकृतिक आकृति कहते हैं। क्या है, द्रुमाकृतिक प्रतिरूप। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि द्रुमाकृतिक आकृति होती क्या है, वृक्षाकार प्रतिरूप होता क्या है।
तो इसमें यहाँ पे हम जैसा कि चित्र बनाए हैं वृक्षाकार प्रतिरूप, इसमें जो नदियाँ होती हैं, जो मुख्य नदी, यहाँ पे यह मुख्य नदी है और इसकी एक सहायक नदी है। सहायक नदियों के भी सहायक नदी हैं। यहाँ पे देखिए इसका जलधाराएँ, यहाँ पे जलधाराएँ स्थलीय ढाल पे निर्भर करती है। वृक्षाकार प्रतिरूप में जो जलधाराएँ होती हैं वो स्थलीय ढाल के ऊपर निर्भर करती हैं और जो सहायक नदियाँ हैं वो वृक्ष के रूप में अपना आकार देती हैं। तो यहाँ पे जो हमने सहायक नदियों के बारे में ज़िक्र किया, तो यह सहायक नदियाँ वह वृक्ष के शाखाओं के आधार पे अब इसका रूप का निर्धारण करती हैं। तो यहाँ पे यह देखिए, यह मुख्य नदी है। मुख्य नदी के बाद यह स्थल पे मुख्य नदी है। इसके बाद यह जो होती है यह वृक्षाकार, सॉरी यहाँ पे पेन हम कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे यह वृक्षाकार, अब यहाँ पे वृक्ष की शाखाओं की तरह से यह दिशा, यहाँ पे वृक्ष की शाखाओं की तरह यह दिखाई देती हैं। यह क्या है? सहायक नदियाँ वृक्ष की शाखाओं की तरह से दिखाई देती हैं। इस ऐसी नदी तंत्र को हम वृक्षाकार प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। अब यह कारण यह होता है कि यह वृक्षाकार प्रतिरूप होता है, यह कहाँ की नदियों में बनता है, किस स्थल की नदियों में बनता है। तो आप लोग जैसे देखेंगे कि उत्तर भारत की जितनी भी नदियाँ हैं यह वृक्षाकार ही प्रतिरूप का निर्माण करते हैं और दक्षिण भारत की जो पूर्व की नदियाँ हैं, हमने जब बताया था पूर्वी पठार के बारे में, तो यहाँ पे पूर्वी घाट का जिक्र कर रहे थे, तो पूर्वी भाग की जो नदियाँ हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियाँ जो हैं वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं। अब उत्तर भारत की नदियों का एक उदाहरण हम यहाँ पे ले लें तो गंगा नदी, यह यदि गंगा नदी है, इसके सहायक इलाहाबाद में अब प्रयागराज में संगम बनाती है किसका? यमुना के नाम से। यदि यह गंगा है तो यह यमुना देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इलाहाबाद में यह संगम बनाती है प्रयागराज में। अब यह नहीं है कि यमुना की भी सहायक नदी हैं, केन है, बेतवा है, सोन है, ऐसी करके बहुत सारी नदियाँ छोटी छोटी, यह क्या जमुना की भी सहायक नदी हैं, यह उत्तर भारत की नदी। आपको यही आकृति वृक्षाकार रूपी दिखाई देती है। यह मुख्य नदी हो जाएगी और यह जो नदियां हैं यह एक पेड़ की शाखाओं की तरह से एक अपना प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, तो इसे हम वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। यहाँ पे जो अगला है जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप क्या है? मुख्य नदी और मुख्य नदी की सहायक नदी और सहायक नदियों की भी सहायक नदी। तो अब हम यहाँ पे जिक्र करते हैं जालीनुमा प्रतिरूप का। यहाँ पे दूसरा जो है वह है जालीनुमा प्रतिरूप। यहाँ पे यह आपको याद रखना है, जालीनुमा प्रतिरूप। यहाँ पे यह भी समझने का प्रयास करिए कि उसकी आकृति बनेगी क्या। तो यह कई बार प्रश्न पूछता है कि वृक्षाकार प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप, अरीय, आयताकार, इस सब की किससे संबंधित है? यह नदियों का ही प्रतिरूप है। कभी कभी यह कई बार असलाकृतियों के बारे में प्रश्न किया है। तो यहाँ पे जालीनुमा प्रश्न अगर प्रतिरूप के बारे में जिक्र करेंगे तो यह मुख्य नदी, यहाँ पे अभी ध्यान दीजिए, यह मुख्य नदी और सहायक नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। क्या है? यह एक दूसरे के क्या है? समानांतर बह रहे हैं, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है। तीन यहाँ पे सहायक नदी तंत्र यहाँ पे है। यह नदियाँ क्या करती हैं? एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। यहाँ पे यदि जालनुमा में क्या होता है कि नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। किस क्रम में? समानांतर। और यहाँ पे क्या है? वृक्ष की शाखाओं की तरह से वृक्षाकार प्रतिरूप या ध्रुमाकृतिक प्रतिरूप के रूप में, यहाँ पे वृक्षाकार शाखाओं के रूप में, यह आपकी इन सबको अलग अलग पहचानने का आसान तरीका, यह वृक्षाकार शाखाओं के रूप में। और यहाँ पे जालीनुमा में क्या है? सभी नदियाँ जो होती हैं, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ एक दूसरे को समानांतर क्रम पे अपना संगम बनाते हैं। अब यहाँ पे जो अगला है वह अरी है। क्या है? यहाँ पे वृक्षाकार हो गया, जालीनुमा हो गया। जालीनुमा हमने जैसा बताया कि समानांतर है, यहाँ पे समानांतर एक दूसरे के समांतर क्रम में यहाँ पे
यहाँ पे यह भी ध्यान दीजिए, समांतर क्रम में जालीनुमा जो वह कैसे है, समांतर क्रम में। तथा एक भी यह भी एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि समांतर क्रम में तो यह बहती हैं, यहाँ पे यह भी देखिए जालीनुमा प्रतिरूप में यह समांतर क्रम में तो बहती हैं, परंतु यहाँ पे यह क्या करती हैं, मुख्य नदी से समकोण पे अपना संगम बनाती है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह मुख्य नदी से समकोण पर संगम बनाती हैं। अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। समकोण पर संगम बनाती हैं, समकोण पर संगम बनाती हैं। अब यह बात आप ध्यान दीजिएगा कि प्रयागराज में इलाहाबाद जो नदी है, प्रयागराज में जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदी है यमुना। यमुना जब सहायक नदी है उसकी जो अब यमुना की, और यमुना में जो प्रायद्वीपीय भाग से अर्थात एमपी की तरफ से, राजस्थान की तरफ से जो नदियां आती हैं, जैसे केन बेतवा करके हैं, वह सभी की सभी नदियां यहाँ पे, यह हमने चित्र बनाया था गंगा और यह सहायक है यमुना, यह यहाँ पे यमुना का संगम है, यह यमुना। इस पे केन और बेतवा यह समकोण पे अपना संगम बनाती हैं। तो यहाँ पे मुख्य नदियों पर क्या करती हैं, यह सब समकोण पर अपना संगम बनाती हैं और समांतर क्रम में होती हैं। तो यह हो गया जालीनुमा प्रतिरूप हो गया। अगला जो है यहाँ पे समानांतर। समानांतर का सबसे आसान तरीका है कि समानांतर की जितनी भी नदियाँ होती हैं वह एक ही दिशा से आ करके समान रूप में वह अपना समकोणीय रूप से समानांतर क्रम में अपना संगम बनाती। जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है, यह हो गई मुख्य नदी। इसकी सहायक नदियाँ सभी की सभी एक समानांतर क्रम में आ करके अपना मुख्य नदी से संगम बनाती हैं। तो समानांतर क्रम में क्या है, एक दूसरे से समानांतर क्रम में आकर के नदियां अपना संगम बनाती है। तो ये तीसरा क्या हो गया, तीसरा क्या है, समानांतर क्रम, समानांतर प्रतिरूप, समानांतर प्रतिरूप। इसमें क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करिए आप लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी पे जितनी भी इसकी सहायक नदियाँ हैं या उप सहायक नदियाँ, सभी की सभी आप लोग देख रहे हैं एक ही दिशा से आकर के समानांतर क्रम में मिल रही। ऐसा एग्जाम्पल कहाँ पे मिलता है, पश्चिमी घाट में। कहाँ पे, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट से यह भारत का, यदि यहाँ पे भारत हम मैप बना रहे हैं, यदि यह पश्चिमी घाट है तो पश्चिमी घाट से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं एक समानांतर क्रम में या अरब सागर में अपना जल निक्षेपित करते हैं। तो यह देखिए, यही तो है एक समानांतर क्रम। यहाँ पे क्या है, सभी की सभी नदियाँ पश्चिमी घाट में समानांतर क्रम रूपी प्रतिरूप बनता है। तो सभी की सभी नदियाँ समानांतर क्रम का जिक्र करें तो वह क्या करती हैं, सभी की सभी समान रूप से अपना एक दिशा में जल निक्षेपित करते हैं या संगम बनाते हैं। तो यह हो गया समानांतर क्रम। अगला है अरीय क्षेत्र। अरीय क्षेत्र के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करते हैं, यह बहुत आसान है। अरीय क्या क्या है, अरीय प्रतिरूप में इसमें क्या होता है कि एक उच्च टीला है, यहाँ पे हम जिक्र करते हैं मैप के माध्यम से। तो यहाँ पे यह उच्च टीला है, उच्च टीला का एक चोटी होती है, इस चोटी से कई सारी नदियाँ निकल करके अलग अलग दिशाओं में अपना बहाव या अपवाह क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तो एक कोई ऊंचाई पर भाग है, यहाँ पे यही मान लीजिए अमरकंटक, यह क्या है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। अमरकंटक, अमरकंटक में है, अमरकंटक से कितनी नदियाँ निकलती हैं, यहाँ पे नर्मदा है, सोन है, यह सभी नदियाँ जो हैं नर्मदा निकल करके पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है और जो सोन नदी निकल करके गंगा में मिलती है तो उत्तर की दिशा की तरफ प्रवाहित होती है। तो अमरकंटक से और भी छोटी छोटी नदियाँ निकल करके चारों दिशाओं की तरफ अपना जल की दिशा बनाती हैं। तो इन सभी नदियों में क्या है, यह अरीय क्षेत्र बोला जाता है। जैसा कि मैप में हम यहाँ पे दिखाए हैं, तो बीच वाले भाग को हम खाली रखे हैं। तो यहाँ से यह भाग अत्यधिक ऊंचा होने के कारण यहाँ से सभी नदियाँ अलग अलग दिशाओं में अपना जल निक्षेपित करती हैं या जल प्रवाह करती हैं। अब यहाँ पे यह हो गया, अमरकंटक का जिक्र किए हैं। तो अमरकंटक जब हम भू आकृति पढ़ा रहे थे
तो यहाँ पे अमरकंटक का हमने बताया था। इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। अमरकंटक एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून का, अरब सागर का जो मानसून होता है और बंगाल की खाड़ी का, दोनों का यह स्थल संगम है। इसी चोटी पे संगम बनता है दोनों जलवायु का। इसी कारण यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। वर्षा होने के कारण यह पानी चारों तरफ जल प्रवाहित होता है। यह तो हो गया अरी। अगला है आयताकार। यहाँ पे एक है अंतिम आयताकार के बारे में। आयताकार के बारे में देखते हैं। आयताकार प्रतिरूप का हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। आयताकार जो प्रतिरूप है यह मुख्य नदी है। यहाँ पे चित्र के माध्यम से देखिए कि यह मुख्य नदी है। इसकी जो सहायक नदी है यह भी इसी के समानांतर क्रम में बहती, तो एक आयत के रूप का धारण करती है। तो इस मुख्य नदी की भी सहायक